दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। ये प्रसंग एक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक महापुरुष का एक प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रसंग पसंद आएगा। सुबह का समय था। विद्यालय जाने का समय हो चुका था। एक नवयुवक अपने घर से विद्यालय की ओर जा रहा था। उस नवयुवक को विद्यालय जाने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ नाविक होते थे जो लोगों को कुछ पैसे लेकर नदी पार करवाते थे। इसलिए गंगा नदी पार करने के लिए लोग उस नाव में बैठ चुके थे, लेकिन अभी भी नाव में 2 लोगों की जगह खाली थी। तो मल्हार इंतज़ार करने लगा। रोज की भांति वह नवयुवक नदी किनारे विद्यालय जाने के लिए पहुंचा। मल्हार ने उससे कहा कि नाव यात्रियों से लगभग भर चुकी है, बस 1-2 सवारी चाहिए, आओ तुम भी बैठ जाओ। लेकिन उस नवयुवक ने मल्लाह को इनकार करते हुए नदी पार करने के विषय में सोचने लगा। इतने में मल्लाह ने कहा, क्यों बेटा, रोज तो इसी नाव से आते जाते हो, आज क्या बात हो गई? नवयुवक ने कहा कि आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं हैं। मल्लाह ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम कल मुझे पैसे दे देना। लेकिन उस नवयुवक को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि माँ किन परिस्थितियों में उसकी पढ़ाई का खर्च जुटाती है। नवयुवक ने नाविक से कहा कि यदि मैं कल भी तुम्हारे लिए पैसे का प्रबंध नहीं कर पाया तो। नवयुवक ने नाविक से कहा कि तुम जाओ, मैं नाव में नहीं आ सकता। वह नवयुवक अपनी किताब कापियाँ एक हाथ में ऊपर उठा लेता है और नदी में कूद जाता है। नदी पार कर अपने कपड़े निचोड़ता है और बढ़ जाता है विद्यालय की ओर। दोस्तों, जब इस बारे में उस नवयुवक की माँ राम दुलारी को जानकारी मिलती है तो वह चिंतित हो उठती है। इसके बाद उस नवयुवक की माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें अपनी मजबूरी उस मल्लाह को क्यों नहीं बताई, ताकि वो तुम्हें नदी तैरकर पार नहीं करनी पड़ती। जिस पर वह नवयुवक बोला, माँ, अपनी मजबूरी मल्लाह को क्यों बतलाता, वह तो स्वयं ही गरीब व्यक्ति है और उसकी नाव पर बिना उतराई देकर बैठना उचित नहीं था, जिस कारण मैं नाव पर नहीं बैठा। माँ राम दुलारी को अपने बेटे की बातें सुनकर गर्व की अनुभूति हो रही थी। माँ राम दुलारी ने अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तू निश्चित रूप से एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों, जिस नवयुवक का मैं प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, वह कोई और नहीं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। शास्त्री जी ने 18 महीनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर ईमानदारी और नैतिकता के साथ देश की बागडोर संभाली। दोस्तों, इस प्रसंग को समाप्त करने से पहले शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी एक बात आपको जाननी जरूरी है। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है।
शास्त्री जी की मौत की जांच की रिपोर्ट को लेकर आरटीआई यानी सूचना का अधिकार भी लगाई गई थी। जानकारी के अनुसार शास्त्री जी का परिवार भी उनकी मौत के बारे में जानना चाहता था। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई थी कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है, लेकिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता देवी का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री जी की मौत के इतने वर्षों बाद भी उनकी संदिग्ध मौत के विषय में कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया और ना ही कभी उनकी मौत की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। जिस जनता के लिए शास्त्री जी ने सदैव ईमानदारी से काम किया, वह जनता ने भी कभी इस विषय में कोई रुचि नहीं रखी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूँ आपसे विदा। आशा करता हूँ आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में कुछ नया लेकर। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार। जय जवान, जय किसान। कर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद।